पार्ट सेट 1 का पार्ट 3 जो कि शिफ्ट 1 का था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 75 तक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था कुछ ऐसे था कि अ क्लॉक इज फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल पे एक घड़ी को रखा गया है और एट 3 बजे जो मिनट की सुई थी वो उत्तर दिशा को संकेत करती है। जो मिनट की सुई थी 3 बजे मतलब मिनट की सुई ये रही होगी और घंटे की सुई ये रही होगी, ठीक है। 3 बजे तो ये उत्तर दिशा को दिखा रही थी मिनट की। तो ये बोला कि 3:40 पर वही मिनट की सुई किसको दिखाएगी। 3:40 मतलब तो ये यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6, तो ये मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी और कुछ यहाँ रहेगा, अपने घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी। तो अब बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वो कहाँ है, तो है 60 डिग्री वेस्ट, जो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यहाँ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ में आ जाएगी। ये टोटल 90 होता है, 90 के हम 90 होता है टोटल। और इसमें हमारा कितने हिस्से हो चुके हैं, 3 हिस्से। तो ये जो होगा 30 30 और 30, तो ये 2 हिस्सा जो 60 का हो जाएगा और एक 30 डिग्री का ये, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अगला क्वेश्चन था कि दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्य हो। मतलब कथन दिया है और निष्कर्ष बताना है। कथन ये था, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। निष्कर्ष, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। ये सेम कॉपी है बस, मतलब ये इसका मीनिंग भी वही है और ये जो है इसका मीनिंग भी वही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये भी सही है। मतलब कि जो कथन था, ये जो निष्कर्ष है ये एकदम कथन का ही रूप है, बस दूसरे शब्दों में इसको व्यक्त किया है, इसलिए दोनों सही होंगे। मतलब इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। अगला था, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर था एल्युमिनियम। कैसे, जरा देखें यहाँ पे कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने, ऑक्साइड बनना चाहिए और हाइड्रोजन बनना चाहिए, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम को हम किससे, धातु वाष्प के साथ, धातु वाष्प मतलब ये होता है जल ही होता है H2O। इसकी क्रिया कराएंगे हम L2, इसकी क्रिया जब कराएंगे तो यहाँ जो बन के निकलेगा वो कुछ ऐसा निकलेगा, L2OH2, ये हो गया ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया। और दूसरा बनेगा यहाँ पे H2O, हाइड्रोजन, ये L2, ये हो गया हाइड्रोजन 4 है, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4, ऑक्सीजन 2 है, 2 यहाँ हो गया, इतना बनेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बन गया और ऑक्साइड बन गया, तो एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जब भी ऐसा सॉल्व करना हो तो उसको, ये 9/16 और 13/24, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9/16 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसको अगर सॉल्व और करना है, अगर अपने को 16 नीचे 16 से भाग देने में प्रॉब्लम जा रही है तो क्या करिए, इसको 9 लिखिए और इन दोनों का अंतर लिख लीजिए। तो अंतर है यहाँ लगभग कितना, 7। तो यहाँ जो निकल के आता है वो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 6 बच जाता है 0, 7 5 35, 7 ही 49 कुछ आएगा। और एक सॉल्यूशन 13/24, अगर 24 का पारा नहीं आता है इसको और छोटा कर लीजिए 13, इसका अंतर देखिए क्या होता है, इसका अंतर होता है 11। देखने पर 11 एकम 11 पॉइंट 2 बच रहे, 11 एकम 11, तो ये कुछ निकलेगा। मतलब यहाँ 1.2 है, यहाँ 1.1 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये पूछा है कि 9/16 बड़ा है 13/24 से, बिल्कुल सही है, सही है। दूसरा देखो 9/16 बराबर है क्या, बराबर नहीं है, गलत। छोटा है, ये भी गलत, छोटा बड़ा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी तत्व की जो विद्युत धनात्मकता जो होती है वो कितनी होती है। तो किसी भी तत्व की जो विद्युत धनात्मकता या तो 1 होती है या इसको संयोजकता बोलते हैं हम,
संयोजकता एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। तो जब ये क्या होता है कि जब भी कोई तत्व जो होता है अपनी बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वो धनात्मक बन जाता है। और इसकी जो धनात्मकता है एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन तक हो जाती है। इसलिए 1 2 3 इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। पहला देखो, जब एक बस अचानक चलती है और तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये जड़त्व है, ये जड़त्व को दिखा रहा है। जड़त्व मतलब ये तो पहला लॉ है, न्यूटन की गति का पहला लॉ। दूसरा था रॉकेट लॉन्च। तो रॉकेट लॉन्च जो है ये इसका आंसर है, क्योंकि रॉकेट जब लॉन्च होता है तो एक फोर्स अप्लाई करता है वो नीचे, और उसी फोर्स का सहारा लेकर वो ऊपर आगे और बढ़ता है। तो जो गति का तीसरा नियम था, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जिनका मान जो होता है बराबर होता है। तो ये रॉकेट लॉन्च इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लो, ऑप्शन क्या दिया था, तेजी से आती हुई गेंद क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये दूसरे का उदाहरण है गति के दूसरे नियम का। जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ये भी गति के दूसरे नियम। जो पहला नियम था वो ये था कि जब कोई यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेंगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। दूसरा नियम था कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया किसी बॉडी में जब बल लगाते हैं हम तो उसके संवेग में परिवर्तन, गतिशील बॉडी पर जब बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है। और वहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जैसे संवेग में परिवर्तन मतलब एम वी अपॉन टी, तो एम ये वी अपॉन टी मतलब ए हो जाता है, और ये एफ, वहाँ से एक फॉर्मूला बनता है वहाँ से। अगला देख लेते हैं। जो तीसरा था वो तो सबको पता है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो किया गया जो कार्य होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल जो होता है, बल को हम फोर्स इनटू विस्थापन मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अक्सर इसको हम ऐसा लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा। ये थीटा क्यों लिखते हैं, थीटा का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो एंगल होता है ये थीटा डिसाइड करता है कि जो बल है वो काम हुआ है या नहीं हुआ। यदि ये जो एंगल है ये लगाया गया बल और जो विस्थापन होता है, बल और विस्थापन जो होता है उसके मध्य बनने वाला कोण होता है थीटा। जो कार्य होते हैं तीन होते हैं, एक होता है धनात्मक, ऋणात्मक और तीसरा एक होता है शून्य कार्य। धनात्मक कार्य, मान लो कोई बॉडी है, आपने बल इधर ही लगाया है और विस्थापन उसका यहाँ से लेके इसी दिशा में होता है तो धनात्मक कार्य हो जाता है। ऋणात्मक की कहानी कब बनती है, एक मान के चलो कोई ऐसा चढ़ाव है, आप इस बॉडी को इधर धकेल जरूर रहे हैं बल से, लेकिन ये इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट इधर नीचे की ओर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक कार्य। और शून्य कार्य का बोलते हैं, और ये इनके मध्य बनने वाला जो कोण होता है ये होता है थीटा। शून्य कार्य तब होता है कि यदि आप कोई फोर्स ले रहे हो, जो शून्य कार्य होता है कि जब यदि आप सर पर कोई मतलब वेट ले लो, वेट का जो होता है वो एक बली होता है जो कि नीचे की ओर होगा और आप चल रहे हो इस दिशा में, तो इनके मध्य बनने वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास ये जैसे जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डी और cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए जब भी अगर बल विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है तो शून्य कार्य हो जाता है। मतलब इस सवाल पे आते हैं, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया था उसने, किसी वस्तु पर क्रियान्वित बल जो वस्तु की विस्थापन को नहीं कर पाता है, ये गलत है बिल्कुल। किसी विस्थापित वस्तु द्वारा, बिल्कुल सही है। वस्तु पर क्रियान्वित बल द्वारा, ये भी सही है। उपरोक्त सभी के द्वारा, नहीं, सभी नहीं है, पहला नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यहाँ देखिए बी और उसके बाद 25 और वाई। बी इसका अपोजिट वाई होता है और 25 वाई का जो सीक्वेंस नंबर है वो है।
20 का जो W होता है और जो 23 है वो W का एक नंबर है जो कि सीक्वेंस में 23 नंबर का आता है W। उसी प्रकार यहाँ ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये गलत, H का S होता है तो ये तो गलत हो गया। G T का होता है, ये भी नहीं हो सकता। V जो है यहाँ पे V का यहाँ पे 21 आना था, ये भी नहीं हो सकता। तो ये H और S ये अपोजिट है और S का जो नंबर होता है वो 19 होता है। तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता था कि यहाँ क्या आएगा। अगला था अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। जब भी हम किसी प्लांट के किसी पार्ट से, किसी पार्ट को से हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन मतलब हम कलम लगाना बोलते हैं। जैसे पेड़ का कलम, लकड़ी काटा, उस कलम को लगा दिए तो कलम लगाना बोलते हैं। इसको बोले थे वेजेटेटिव। तो ये जो कलम लगाना होता है उसी को बोला जाता है वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। इसका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल जो था वो कुछ ऐसा था कि मार्च 2005, अगला सवाल था मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों के आता है। तो हम सीधा एक तारीख निकाल लेते हैं कि 1 मार्च 2005 को दिन कौन सा था, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो इसका एक कोड होता है सीक्वेंस में, जैसे कि जनवरी फरवरी, तो एक कोड होता है एक एक मतलब 1440250146, ये महीने के कोड है। 2000 के लिए 6 लेते हैं हम, 1900 के लिए 0 लेते हैं हम, और कोड सीक्वेंस में रविवार को 1 मानते हैं, सोमवार को 2 मानते हैं, मंगल को 3 मानते हैं। इस तरीके से कोडिंग है इसकी। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 मार्च है तो 1 तारीख का 1 मार्च का हो गया, 1 जनवरी फरवरी मार्च 4 हो गया। 2005, 2000 के लिए हम कोडिंग है हमारे पास 6 और 5 की, 2000 का 5 हो गया, इस 5 का 5 ले लिया। अब यहाँ प्लस 5/4 लेते हैं, कितने बार भाग जाता है, तो ये 5/4 मतलब एक बार भाग जा रहा, तो 1 और नीचे लेते हैं 7, जोड़ते हैं तो ये 5 दूनी 10, 17/7 हो गया। मतलब शेष जो बच रहे हैं 3 बच रहे हैं। मतलब दिन क्या था, मंगलवार। 1 मार्च को दिन कौन सा था, मंगलवार। तो 2 मार्च को क्या हो जाएगा, बुधवार। 3 को गुरुवार, 4 को शुक्रवार। मतलब 4 मार्च को शुक्रवार आ रहा है। तो किन किन तिथि को शुक्रवार था, तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और उस निष्कर्ष का चयन करे जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। सभी पंखुड़ियां फूल है, तो पंखुड़ियां, सभी पंखुड़ियां फूल है, ये हो गया क्लेम। सभी पंखुड़ियां पीली है और सभी पीले फूल है, मतलब इसके बीच में एक बनेगा। सभी पंखुड़ियां पीली है और फिर सभी पीले फूल है। इस तरीके का यहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी फूल पीले है, सभी फूल पीले है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला जो पॉइंट था वो ये था कि सभी पीले पंखुड़ियाँ है, तो सभी पीले जो है पंखुड़ियाँ नहीं है, मतलब दोनों जो है अनुसरण नहीं करते। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला जो था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है, तो इसका आंसर था हमारे पास ये, इसका बी आंसर होगा। इसको पलट देने पर ऐसी आकृति बनेगी, तो बी मतलब ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड जो होता है ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है, तो ये होता है यूएसए में। यूएसए में हो रहा है, 1929 से प्रतिवर्ष होता है। ये अभी का जो सेशन था वो था 93 जो था, थर्ड जो 93 था। इसमें बेस्ट मूवी जो थी वो थी नोबात लैंड करके एक मूवी का नाम था, वो बेस्ट मूवी का अवार्ड इसको मिला। बेस्ट एक्टर की बात करें तो मिला था एंथनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस का जो ये था, ये मूवी का नाम था द फादर। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड था वो मिला था MC मैकडॉर्मेंड
ये इनकी मूवी थी नोमाडलैंड, एक मूवी थी इनकी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रोहन और रोहित एक साथ जब काम करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा? तो यहाँ बोला है रोहित और रोहन जब दोनों काम करते हैं तो 10 दिनों में होता है, और रोहन जब अकेला काम करता है तो वही काम को 15 दिन में करता है। तो ये उनके काम हो गए। टोटल काम क्या हो जाता है इनका? एलसीएम हो जाता है, मतलब 30 हो जाएगा। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? दोनों की मिला के इफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पे 3, और रोहन की हो जाएगी 2। ये दोनों की मिलाकर है और ये खाली रोहन अकेले की है। तो यहाँ से हम रोहित का निकाल लेंगे। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ से रोहित की इफिशियंसी निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? 1। इसमें से इसको अपन ने माइनस कर दिया, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, रोहित बच जाएगा कितना? 1। इफिशियंसी 1 आ गई। तो टोटल काम को जब अगर रोहित अकेला करेगा तो उसको टाइम लग जाएगा 30 दिन, 30/1। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से स्वराज पहल की शुरुआत की थी? तो ये की थी महाराष्ट्र ने। तो ये महाराष्ट्र ने की थी। महाराष्ट्र के बारे में देख लो, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ की जो सीटें है विधानसभा सीटें 288 है। पश्चिम बंगाल, ये भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ में था। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। और जगदीप धनखड़ है यहाँ के राज्यपाल। 294 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदी पटेल जो है यहाँ की राज्यपाल है। 230 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि कोई बल जब 1 kg का बल है की गति 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल के द्वारा किया कार्य जो होगा वो होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो होगा 1² - 1/2 mv² 1/2 mv1। 2 चालें हमारे पास, एक है 8 का वर्ग - 4 का वर्ग। मास भी देकर रखा है 1 kg, 8 × 8 = 64 - 16 मतलब ये आ जाएगा 48/2, तो आ जाएगा 24 जूल। तो इसका आंसर 24 जूल हो जाएगा। अगला था सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। लगभग ये इसी की वजह से एक हमारे यहाँ पे कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी हुआ था। ये जो हुआ था युद्ध इंग्लैंड फ्रांस से, ये हुआ था 1756 से लेकर 1763 के मध्य। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल था, अगला क्वेश्चन था कि उत्तराकृति का कौन सा चित्र प्रश्नाकृति में दिए गए दोनों आकृतियों को मेल खाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ये वाला साइन हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया, बी मतलब सी आंसर। अगला है त्रिभुज के शीर्षक दिए हैं। ये कोऑर्डिनेट है। किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स जो होते हैं उनके ये अपने कोऑर्डिनेट निर्देशांक बोलते हैं, निर्देशांक हैं। और इन निर्देशांकों दिए हैं, इनसे हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये इसका फार्मूला है। और यहाँ पे x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, y1 ये है, y2 ये है, और ये है y3। तो हम पुट करेंगे 1/2 x1 मतलब 1 कोष्ठक के अंदर, y2 मतलब -3 -y3 मतलब -1 प्लस x2 की वैल्यू देखेंगे तो वो है -4, y3 की वैल्यू है
3 माइनस y1 की वैल्यू है 2। अगला जो है x3 जो है यहाँ पे है 4 और y1 जो है वो है 2 माइनस y2 जो है वो है -3, तो ये +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 और -5 -4 मतलब +20 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा y2 क्या था, 3 था। y2 की वैल्यू y1 माइनस y2 3, 5 यहाँ पे भी 20 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी अपने पास कितनी, 1 मिनट। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया है हमने, यहाँ पे जो y3 ये जो y3 की वैल्यू y3 की वैल्यू 1 थी उसको हटा लेंगे, यहाँ आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 -4। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, +4। तो ये वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आ जाएगी +4। -1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 तो ये कट जाएगा और बाहर है 1/2, तो जो 2 से 10 टाइम जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10 वर्ग इकाई। अगला सवाल था पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो इसका जो आंसर है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6×10⁻24 kg। घनत्व की बात करें पृथ्वी की, तो घनत्व है पृथ्वी का जो डेंसिटी होती है वो पृथ्वी की जो घनत्व है 5.5। सबसे कम घनत्व इसका है शनि का है 0.7। और अगर व्यास की बात करें तो पृथ्वी का जो व्यास है 12,740 किलोमीटर है लगभग। पृथ्वी का एक चंद्रमा है वो तो पता ही है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। मतलब समुद्री की सीमा बोल सकते हैं इसको, समुद्री या तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है, तो उसका आंसर है कनाडा की सबसे ज़्यादा है। भारत में बात करेंगे तो गुजरात आएगा, गुजरात सबसे ज़्यादा है। भारत में टोटल जो कोस्टल लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है, टोटल है, टोटल डाटा है ये। अगला निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है, तो इसके समान कौन सा दिख रहा है, तो इसके जैसा ये दिख रहा है, मतलब बी आंसर होगा इसका। इन विच फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, सॉलिड। आंसर सॉलिड में लगभग 4000 मीटर प्रति सेकंड से भी प्लस में चलता है साउंड। तो इवन जो अपना डायमंड होता है उसमें जो चाल होती है वो 12,000 मीटर प्रति सेकंड होती है। वैक्यूम में 0 होता है। गैस में लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। लिक्विड के अंदर लगभग 1500, ये पानी का बता रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है 1 डिग्री तो उससे जो इसकी जो वेलोसिटी होती है, साउंड की वेलोसिटी जो होती है 0.6 टाइम, मतलब इतनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दक्षिण पश्चिम बन जाए, मान के चलो ये जो दक्षिण है ये दक्षिण पश्चिम बन जाए, मतलब दक्षिण पश्चिम ऐसा हो जाए, मतलब थोड़ा ये 45 डिग्री इसको अपन ने क्लॉकवाइज राउंड किया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज राउंड करे तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर ये है 45 डिग्री ये जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, उत्तर पूर्व आंसर आ जाएगा, डी आंसर। अगला है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का महत्तम समावर्तक। जब महत्तम समावर्तक अगर ऐसा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर की जो टर्म होती है उनका महत्तम समावर्तक निकालते हैं और नीचे की जो टर्म होती है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो जब ऊपर की टर्म का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा और नीचे की टर्म का जब एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो 81 आएगा। एलसीएम निकालना बहुत आसान है, 3, 9, 27, 81, वही जो बचपन में मेथड पढ़ी है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 27,
27 3 81, फिर एक बार फिर 3 से करेंगे तो 1 1 3 9, अगेन 3 1 1 1 3, अगेन 3 3 3 9, 3 27 3 81, 81 का एलसीएम हो जाएगा जो कि नीचे आएगा। और HCF 2, वह HCF क्या होता है? HCF वो चीज़ होती है, एक मिनिमम कॉमन होता है। ये मिनिमम कॉमन, इन चीज़ों के अंदर जो मिनिमम कॉमन है वो क्या है? वो 2 है। तो उसका आंसर हो जाएगा 2/81, बी आंसर। अगले क्वेश्चन हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वो रहेंगे क्वेश्चन जो होंगे, लास्ट पार्ट होगा सेट 1 का लास्ट पार्ट। ओके, डन।